नमस्ते दोस्तों, सभी को सादर प्रणाम। पीसी सांचौरी यूट्यूब परिवार के मेंबर 2000 होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको एडवांस बधाई दे रहा हूं। बस यदि अच्छा पढ़ाऊं, मेरी कोशिश अच्छी है, मेरा प्रयत्न अच्छा है और मेरा संघर्ष अच्छा है और मेरा सब्जेक्ट पे यदि पकड़ है तो गुरु दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब आपको देना है। आज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर की झड़ी लगा देनी है। आइए हम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक क्षेत्रों के, जिले के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम के बारे में पढ़ रहे थे और एक एक कड़ी का मैं, एक एक शब्द का मैं एनालिसिस करते हुए चल रहा हूं कि उनका नाम पढ़ा तो पढ़ा क्यों, राधा नगरी पढ़ा तो राधा नगरी क्यों पढ़ा, भक्ति और शक्ति का नगर पढ़ा तो पढ़ा क्यों। और आज हमारा अगला, हम पढ़ा पार करके भीलवाड़ा होते हुए अजमेर तक पहुंच गए। अब आज हम अजमेर का वर्णन करेंगे। राजस्थान के मध्य स्थित है अजमेर। तो इस प्रकार राजस्थान के मध्य, देखो प्राचीन समय में ये यहां पर था मालवा। मालवा हमारे मध्य प्रदेश का भाग है और मालवा हमेशा वर्षा का क्षेत्र रहा है, क्योंकि यहां विंध्याचल पर्वतमाला है और विंध्याचल पर्वतमाला के कारण थोड़ा राजस्थान वष्टि छाया प्रदेश में भी पड़ता है और मालवा में बरसात होती है। इधर हमारा जो मरुधर है, जो मरुवार है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ये थार का मरुस्थल हमेशा सूखा रहा है। पग पूगल धर घोटड़े, पग पूगल धर घोटड़े, बहु बाड़मेर जायो लादे, जोधपुर ठाओ तो जैसलमेर, अकाल के बारे में कहा गया है। तो लोग यहां से यहां पलायन करते थे, अपने भेड़ों को लेके, अपने ऊंटों को लेकर के, अपने पशुओं को लेकर के, बकरियों को लेकर के। आज भी ऐसे पलायन करता है। मारवाड़ के अंदर है सबसे ज्यादा पशु चारा का प्रवास का आज भी सबसे बड़ा उदाहरण दिया जा सकता है। आज भी रबारी, देवासी, पशुपालक जो जातियां हैं वो आज भी मारवाड़ से पलायन कर जाती है जब वर्षा नहीं होती है। तो ये मालवा आ जाती थी और इधर से इधर, इधर से इधर, यदि राजस्थान में कहीं भी निकलता ना हो और यदि सेना का पड़ाव भी कहीं से निकलता था, तो क्योंकि लोग क्या है, ऊंट गद्दों पे, पशुओं पर, बैलों पर, हाथियों पर सामान ढो करके चलते थे, तो किसी दूरी को मापने के लिए वो सीधे चलते थे, ऐसे घूम करके नहीं आया जा सकता था। इसलिए राजस्थान के चाहे इधर निकलो चाहे इधर लियो, इसलिए अजमेर को उस समय राजपूताना का नाका कहा जाता था। इसे राजपूताना का नाका कहा जाता था। इसलिए यदि आपको राजस्थान जीतना है और राजस्थान पे राज करना है और ये राजस्थानी रूपी जो ताला है इसको खोलना है, तो राजपूताना की कुंजी अजमेर कहलाता था। ये राजपूताना की कुंजी कहलाता था, अजमेर राजपूताना की कुंजी कहलाता था। ये देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप, ऐसे अफ्रीका महाद्वीप, यहां भूमध्य सागर, और ये यूरोप, यहां पड़ता है स्पेन, पुर्तगाल, यहां एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप का नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर द्वीप। इस जिब्राल्टर पे आज भी जो कब्जा है वो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, और यूनाइटेड किंगडम यहां स्थित है, यूरोप के उत्तर पश्चिम में। तो यूनाइटेड किंगडम का एक द्वीप है जिब्राल्टर। यदि आपको भूमध्य सागर से जाना है, आना है, और कोई भी जहाज जाएगा आएगा, चाहे वो हमारे इंडिया की तरफ आ रहा है, लाल सागर को पार करके, वो चाहे स्वेज नहर होते हुए इंडिया का आ रहा है, यूरोप के जितने भी एशिया को जा रहे हैं, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी जहाज आ रहे हैं वो जिब्राल्टर से होकर के आते हैं, और जिब्राल्टर वाले उस पे यूनाइटेड किंगडम के लोग नजर रख सकते हैं, वहां नेविगेशन कर सकते हैं। इसलिए भूमध्य सागर की कुंजी, यदि कोई बात आ जाए कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर को कहते हैं। इसलिए इसे राजस्थान का, आज भी राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, इसलिए इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। समझ में आया ना कि जिब्राल्टर एक द्वीप है, यूनाइटेड किंगडम के अधीन है और भूमध्य सागर में पड़ता है, स्पेन और मोरक्को के मध्य पड़ता है, स्पेन और मोरक्को के मध्य। मोरक्को यहां एक देश पड़ता है पश्चिम में, मोरक्को। तो इस प्रकार ये जो
मोरक्को देश है, इस मोरक्को और स्पेन के मध्य पड़ता है जिब्राल्टर, और भूमध्य सागर के बीचों बीच स्थित है, यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। भूमध्य सागर से जाना है तो जिब्राल्टर को पार करना पड़ेगा, और यदि जिब्राल्टर को पार करना पड़ेगा तो जिब्राल्टर के कारण ही भूमध्य सागर खुलता है, इसलिए भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है जिब्राल्टर, और हमारे राजपूताना की कुंजी कहलाता है अजमेर, इसलिए जिब्राल्टर है राजपूताना का, राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। ये जिस प्रकार बॉडी के अंदर हृदय और उसे निकाल दिया जाए तो बॉडी निशून्य, तो इसी प्रकार ये राजस्थान के मध्य स्थित है और राजस्थान की हार्ट बीट है, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं। अब देखो ये बड़ा पवित्र है, और पवित्र होने के कारण है ये राजस्थान का मक्का कहलाता है, राजस्थान का मक्का, राजस्थान का मक्का कहलाता है, राजस्थान का मक्का कहलाता है। देखो ये जो भाग है राजस्थान का मक्का, राजस्थान का मक्का कहलाता है, यहां बता देता हूं इसे। देखो ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप, ये हमारा इंडिया। इस प्रकार क्या है कि अरब प्रायद्वीप में यमन, ओमान, यूएई और अरब प्रायद्वीप, अरेबिया, अरब प्रायद्वीप, इस अरेबिया के अंदर यहां एक शहर है मक्का और यहां है मदीना। मक्का और मदीना दोनों के बीच में थोड़ी दूरी है, और कभी मोहम्मद शाह ने मक्का के अंदर है, मोहम्मद शाह ने उपदेश दिया था, और इस्लाम धर्म का जो उत्पत्ति स्थल है वो मक्का कहलाता है, और ये इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है मक्का, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। और विश्व में सर्वाधिक का जो यहाँ यात्रा करके आते हैं उन्हें हाजी कहते हैं, और हाजी जब यात्रा करके आते हैं तो हाजी कहलाते हैं, और यात्रा वालों को जायरीन भी कहा जाता है। राजस्थान में इसी प्रकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, इसलिए इसे राजस्थान का मक्का कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती यहां फारस के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे, और ये मोहम्मद गोरी के साथ में राजस्थान आए थे, और जब राजस्थान आए तब पृथ्वीराज सिंह तृतीय का राज था। पृथ्वीराज सिंह तृतीय, जैसे राय पिथौरा कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय के समय ये राजस्थान आए थे और सूफी संत थे। विश्व के अंदर मक्का के बाद में सर्वाधिक यदि जायरीन कहीं की यात्रा करते हैं तो वो अजमेर की यात्रा करते हैं, इसलिए अजमेर में सर्वाधिक जायरीन आते हैं, और भारत के इस्लाम धर्म को मानने वाले जायरीन सर्वाधिक यात्रा अजमेर की करते हैं, इसलिए पवित्रता के कारण ये राजस्थान का मक्का कहलाता है, राजस्थान का मक्का कहलाता है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए, और इस प्रकार ये सूफी संत है मोइनुद्दीन चिश्ती। हाल ही मोइनुद्दीन चिश्ती की जनवरी 2023 में अभी भरने वाला जो मेला है वो 811वां उर्स कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? 811वां उर्स कहलाएगा। तो इस प्रकार जब मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स होता है तब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक की जो है चादर चढ़ यहां पहुंचती है, और उनके अनुयायी होते हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति, यहाँ किसी के माध्यम से यहाँ चादर पहुंचाई जाती है। तो इतना पवित्र स्थल है, इसलिए यह भारत का मक्का कहलाता है। और 811वें उर्स पर है, हाल ही माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने यहाँ जितने भी वाहन आ रहे हैं उनमें रियायत दी है, उनके करों में छूट दी है, उनके टैक्स में छूट दी है। इस प्रकार 5 से 7 हजार रुपए की पर वाहन छूट दी है। तो उस छूट को लेकर के भी सुर्खियों में रहा है कि इस प्रकार 811वें उर्स के लिए यहां जो भी आएंगे उनके लिए दी है। राजस्थान का मक्का, फिर ये ख्वाजा साहब की नगरी है, तो ख्वाजा की नगरी भी कहलाता है, ख्वाजा की भी नगरी कहलाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहते हैं, इसलिए इस अजमेर को गरीब नवाज की नगरी कहते हैं, इसे गरीब नवाज की नगरी कहा जाता है। ये
अजमेर अंडों की टोकरी कहलाता है। अजमेर अंडों की टोकरी कहलाता है। देखो भारत में सर्वाधिक यहां पड़ता है हैदराबाद, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश का भाग है। वर्तमान में यह तेलंगाना का भाग हो गया। इस प्रकार हैदराबाद के अंदर सर्वाधिक मुर्गी पालन केंद्र स्थित है, और राजस्थान में मुर्गी पालन केंद्र अजमेर में है, इसलिए अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। और ये विदेशी मुर्गी है, लेगॉर्न वगैरह वगैरह जितनी भी मुर्गी है उनका पालन हो रहा है। देसी चूजों के लिए बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसे अंडों की टोकरी भी कहा जाता है, जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का मक्का कहा जाता है। ये राजस्थान के मध्य होने के राजस्थान का हृदय कहलाता है, अंडों की टोकरी कहलाता है, भारत का मक्का कहलाता है, गरीब नवाज कहलाता है, ख्वाजा नगरी कहलाता है, अजय मेरू भी कहा जाता है। इस अजमेर को बसाने का श्रेय अजय सिंह को जाता है, अजय राज को जाता है, इसलिए इसे अजय मेरू कहते हैं। अजय राज ने बसाया था 1113 ईस्वी में, इसलिए इसे अजय मेरू भी कहते हैं। इसे लंबे समय तक शासन करने के कारण और प्रसिद्ध रहने के कारण इस क्षेत्र को पृथ्वीराज तर्ते के नाम पे पृथ्वीपुर भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तर्ते के कारण से, क्योंकि पृथ्वीराज तर्ते ने दिल्ली तक आक्रमण करके दिल्ली को भी जीता था, इसलिए इसको अजय मेरू भी कहा जाता है। अजमेर के अंदर स्थित है पुष्कर। जब भौगोलिक क्षेत्रों के नाम आ जाएं तो पुष्कर, पुष्कर के अंदर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, इसलिए उसे ब्रह्मा नगरी कहते हैं। बूढ़ा पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर, वरिष्ठ पुष्कर, ये सारे पुष्कर, सावित्री का मंदिर है, गायत्री का मंदिर है, वरा का मंदिर है, ये सारे पुष्कर के अंदर स्थित है। और पुष्कर पवित्र है हिंदुओं के लिए, इसलिए तीर्थराज भी कहलाता है। इसलिए पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थराज भी कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं, ब्रह्मा नगरी भी कहते हैं। अजमेर के अंदर एक गांव है मसूदा। मसूदा गांव राजस्थान का पहला साक्षर गांव है। मसूदा, मसूदा तहसील भी है। मसूदा राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव है, राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव है। और अजमेर राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला है। प्रथम साक्षर जिला अजमेर है, प्रथम साक्षर जिला, जिला अजमेर है। भारत का प्रथम साक्षर राज्य केरल है, और राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला अजमेर है, और यह उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला है अजमेर। गांव मसूदा प्रथम साक्षर गांव है। अब देखो आगे की बात वापस रिपीट करते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। राजस्थान का नाका अजमेर, राजपुताना की कुंजी अजमेर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का मक्का अजमेर, ख्वाजा की नगरी अजमेर, गरीब नवाज की नगरी अजमेर, अंडों की टोकरी अजमेर, अजय मेरू अजमेर, प्रथम साक्षर जिला मसूदा, पृथ्वीपुर अजमेर, ब्रह्मा नगरी पुष्कर अजमेर, तीर्थराज पुष्कर अजमेर, राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव मसूदा। तो इस प्रकार राजस्थान के साक्षर गांव में स्थिति कही जा सकती है। तो इस प्रकार अजमेर का हमने वर्णन किया। अजमेर के बाद हम आते हैं एक दूसरे जिले की तरफ, और वो जो हमारा जिला है अजमेर का पड़ोसी है। और अजमेर के पड़ोसी जिले के बारे में पढ़ते हैं कि अजमेर के पड़ोसी जिला है टोंक, जो अजमेर संभाग का भाग है। टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, ये टोंक संभाग के भाग है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है, देखो अभी पढ़ा अजमेर, अजमेर का पड़ोसी है टोंक। आइए टोंक के बारे में पढ़ते हैं। टोंक का क्या है, टोंक को किस किस नाम से पुकारा जाता है। देखो टोंक है ना, वो मेरे जैसे एक भोले ब्राह्मण ने बसाया था, इसलिए उससे भूमगढ़ नगर भी कहा जाता है। भोले ब्राह्मण ने बसाया था, इसलिए उसे भूमगढ़ कहते हैं। टोंक को क्या कहा जाता है? भूमगढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये एक भोला ब्राह्मण ने बसाया था। भोला ब्राह्मण, ब्राह्मण का नाम भोला था, स्वभाव से भोला नहीं था। मैं तो स्वभाव से बोला हूं। भूमगढ़ भोला ब्राह्मण ने बसाया था, भोला ब्राह्मण ने बसाया था। हार्ट से प्योर होता है, प्योस होता है, वो भोला होता है। भूमगढ़, भूमगढ़ टोंक को कहा जाता है।
नवाबों की नगरी भी कहते हैं। टोंक को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है, नवाबों की नगरी कहा जाता है। देखो भारत है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ भारत की नवाबों की नगरी कहलाती है। लखनऊ, लखनऊ भारत की नवाबों की नगरी कहलाता है, क्योंकि यहां नवाबों ने, मुस्लिमों ने शासन किया था। ये जो नवाबों की नगरी है, इस नवाबों की नगरी को 1817 में अंग्रेजों ने बसाया था, और अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को खुश करने के लिए एक रियासत बनाई थी, अमीर खां पिंडारी। और अमीर खां पिंडारी बड़ा ही लड़ाकू और लुटेरा व्यक्ति था अमीर खां, और तलवार के बल पे आगे बढ़ता था और एक लूट की पूरी फौज रखता था। जब भीम सिंह मेवाड़ के और मान सिंह मारवाड़ के इस प्रकार आपस में, जब जगत सिंह और मेवाड़ के जगत सिंह और कृष्णा कुमारी जो विवाद हुआ था, कृष्णा कुमारी वाला विवाद के अंदर है, कृष्णा कुमारी ने 1810 के अंदर आत्महत्या की थी। वो अमीर खां पिंडारी के कारण की थी। जब मेवाड़ के महाराणा को कहा कि आपने मेरे भाई भीम सिंह को दी है, सॉरी भाई भीम सिंह को मैं मेवाड़ का बता गया, मेरे भाई भीम सिंह को दी है तो टाबर तो मारो है, मारो टाबर में ले जा। और आ बात कही किसने? मान सिंह ने, मारवाड़ के। तब मेवाड़ महाराजा ने मना कर दिया, महाराणा ने मना कर दिया। तब कहते हैं कि बहुत बड़ा विवाद हुआ और पिंडारी की मदद से तीनों आपस में झगड़ पकड़े। जयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत और मारवाड़ रियासत, कभी इसके बारे में समझाएंगे। फिर आखिर है कृष्णा कुमारी ने जब 1810 में सुसाइड किया, तब जार गिरे मिटी। तो इस प्रकार वो है अमीर खां पिंडारी। तो इसे नवाबों की नगरी इसलिए कहा जाता है। अजमेर की, सॉरी टोंक की जो अपन बात कर रहे थे, टोंक में एक जरगिनार है, जरगिनार, प्राचीन नाम मिलता है जरगिनार। जरगिनार, ये जरगिनार कहा जाता है, वो कहा जाता है सुनेरी कोटी को। किसको कहा जाता है? सुनेरी कोटी को कहा जाता है, सुनेरी कोटी। सुनेरी कोटी का निर्माण जो करवाया था वो नवाब वजीदुद्दौला ने कराया था। नवाब वजीदुद्दौला ने करवाया था, वजीदुद्दौला ने करवाया था। और ये करवाया था 1824 में। सोने की एक कोठी बनाई, उस पे जरी सोने का स्वर्ण चढ़ाया, जिसे शीश महल के रूप में वजीदुद्दौला ने बनाया था। वजीदुद्दौला ने इसको किस रूप में बनाया? शीश महल के रूप में बनाया। इसलिए सुनेरी कोटी को जरगिनार भी कहते हैं। इसे सुनेरी कोटी का नगर टोंक को कहा जाता है, नवाबों का नगर टोंक को कहा जाता है, भूमगढ़ टोंक को कहा जाता है। भारत में नवाबों का नगर लखनऊ को कहा जाता है। इसके अलावा भी यहां बहुत कुछ है। ये ऊंट बलि का नगर कहलाता है, ऊंट बलि का नगर कहलाता है, ऊंट बलि का नगर, ऊंट बलि का नगर। वसुंधरा राजे ने 2014 में ऊंट बलि पर रोक लगवा दी और ऊंट को क्या कर दिया? ऊंट को घरेलू पालतू श्रेणी में, घरेलू या पालतू श्रेणी में राजस्थान का पालतू पशु बना दिया, राज्य पशु बना दिया, राजस्थान का राज्य पशु। और वो किस श्रेणी में? पालतू में। तो इस प्रकार जंगली में, वन्य जीवों में चिंकारा है। इसके अलावा इसको कहा जाता है टाटा नगर, टाटा नगर कहा जाता है। टोंक के पास में रैंड में सर्वाधिक सिक्के मिलने के कारण और भटिया मिलने के कारण इसे टाटा नगर कहा जाता है। ये आधुनिक राजस्थान का टाटा नगर है। इसके अलावा मालपुरा टोंक, इसका एक नगर है मालपुरा टोंक। मालपुरा टोंक को डिग्गी कल्याण के कारण जाना जाता है। इसे डिग्गी कल्याणपुरी नगर के नाम से जी जाता है, डिग्गी कल्याणपुरी, डिग्गी कल्याणपुरी। और ये डिग्गी कल्याणपुरी पड़ता है मालपुरा में, मालपुरा में। इसलिए टोंक को डिग्गी कल्याणपुरी का नगर भी कहा जाता है, मालपुरा के कारण कहा जाता है। और मालपुरा के अंदर डिग्गी कल्याणपुरी का मेला भरता है, वो भरता है भाद्रपद एकादशी को और वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर से टोंक तक, जयपुर का एक मंदिर पड़ता है, शिवजी का मंदिर है ताड़केश्वर, ताड़केश्वर से टोंक तक दंडवत प्रणाम करते हुए
आते हैं श्रद्धालु, इसलिए ये टोंक से ताड़केश्वर के मध्य, और ये आते हैं भाद्रपद महीने में। भाद्रपद महीने में मेला भरता है डिगीपुरी का राजा, बाजे से हमारी नौबत राजा, अरे डिगीपुरी का राजा मारे बाजे से नौबत बाजा, बाजे से हमारी नौबत बाजा, हमारा डिगीपुरी का राजा, डिगीपुरी का राजा। तो इस प्रकार ये कहा जाता है डिगीपुरी का राजा के कारण। और ताड़केश्वर से, अच्छा, ये जो डिगीपुरी का राजा है मालपुरा के, इनका मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा थे संग्राम सिंह जी, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार आपने सिंपल रूप में पढ़ा कि टाटानगर टोंक रेड के कारण कहा जाता है, ऊंट बलि का नगर टोंक, अतः शीश महल को नए नाम से किस नाम से जाना जाता है, जरगिनार के नाम से, पुराना नाम जरगिनार है, वर्तमान में शीश महल है, और इससे भी एकदम नवीन नाम है सुनहरी कोठी है। सुनहरी कोठी जरगिनार का निर्माण किसने किया, नवाब वजीदुल्लाह ने। टोंक को सुनहरी कोठी के नाम से भी जाना जाता है टोंक को, क्योंकि शीश महल इतना बड़ा भव्य बन गया था कि उसे कालांतर में सुनहरी कोठी के नाम से भी जाना गया। नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है, भारत में नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। और नवाबों की नगरी कब बसाई गई, 1817 में किसने बसाई, अमीर खां पिंडारी ने। अच्छा, भोला ब्राह्मण ने बसाने के कारण टोंक को क्या कहा जाता है, भूमगढ़ कहा जाता है। मालपुरा को क्या कहा जाता है, डिगी कल्याणपुरी का राजा, राजा नगर कहा जाता है, डिगी कल्याणपुरी राजा नगर कहा जाता है मालपुरा टोंक को। और मालपुरा के अंदर भेड़ अनुसंधान केंद्र भी है, उसे भेड़ अनुसंधान की नगरी भी कहा जाता है। वहां राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी है, उप क्षेत्रीय कार्यालय है वहां बकरी अनुसंधान का, इसलिए उप क्षेत्रीय कार्यालय का कारण बकरी अनुसंधान नगरी भी कहा जाता है। ऊन का विश्लेषण होता है, इसलिए ऊन विश्लेषण नगरी भी टोंक कहलाता है। तो इस प्रकार आदि आदि क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। लाइक पक्का करना है गुरु दक्षिणा के रूप में। जय हिंद, जय भारत।